मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं ये मानते हैं ना कि सफलता से आज़ादी मिलती है। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हम एक बार सफल हो गए तो हम अपनी शर्तों पर जिंदगी जी पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही लगता है शुरुआत में। हाँ, लेकिन इतिहास, मनोविज्ञान और शायद हमारा अपना अनुभव भी कुछ और ही कहता है। असल में हमारी सफलता ही वो चीज बन जाती है जो अंततः हमें फंसा देती है। सही बात है। मतलब एक ऐसे लूप में जहां हम बस भाग रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ऐसे ही ना, सफलता का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस कहते हैं। और सच कहूं तो ये बहुत ही खामोशी से हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। हाँ, जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम बेहतरीन काम करते हैं और सफल होते हैं। उस सफलता से हमें एक नई पहचान मिलती है, लोग हम पर भरोसा करते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से हमारे सामने नए अवसर भी आते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहीं से पतन शुरू होता है। उन अनगिनत अवसरों के कारण हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान बढ़ जाता है। हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं। अच्छा, मैक्योन की बहुत ही मशहूर किताब एसेंशियलिज्म के नोट्स हैं, कुछ केस स्टडीज हैं। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल, और इसका जो मुख्य संदेश है वो कोई नया टाइम मैनेजमेंट हैक या बस अपना इनबॉक्स साफ करने का तरीका नहीं है। ये असल में जीवन जीने का एक पूरा नजरिया बदलने के बारे में है, जिसका मूल मंत्र है कम लेकिन बेहतर। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कम काम करने के बारे में नहीं है। मतलब ये सही काम करने के बारे में है। ये उस शोर को शांत करने के बारे में है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि हमें सब कुछ करना है। आज हम 3 मुख्य चरणों पर बात करेंगे: खोजना, हटाना और अमल करना। तो चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्रोतों में ना सैम इलियट नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो सिलिकॉन वैली का एक बेहद काबिल एग्जीक्यूटिव था। हाँ, मैंने वो पढ़ा। जब उसकी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया तो सैम ने वही किया जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। मतलब एक अच्छा टीम प्लेयर बनने की चाह में वो हर नए प्रोजेक्ट, हर छोटी बड़ी मीटिंग के लिए हाँ कहने लगा। और उसका नतीजा वही हुआ जो पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस में होता है। सैम का सारा दिन सिर्फ मीटिंग से मीटिंग्स में भागने में निकल जाता था। बाप रे! वो हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके काम की गुणवत्ता बुरी तरह गिरने लगी। वो इतना ज्यादा तनाव में आ गया कि कंपनी ने उसे अपनी मर्जी से अर्ली रिटायरमेंट लेने का ऑफर दे दिया। मतलब सोचिए, एक इंसान जो अपनी काबिलियत के लिए जाना जाता था, वो सिर्फ 50 के दशक के शुरुआत में ही पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो गया। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सैम ने कंपनी नहीं छोड़ी। उसने एक मेंटर से बात की जिसने उसे एक बहुत ही अजीब लेकिन असरदार सलाह दी। अच्छा, क्या सलाह थी वो? मेंटर ने कहा कि तुम कंपनी में ही रहो, लेकिन ऐसे काम करो जैसे तुम बाहर से आए कोई कंसल्टेंट हो। ओहो। हाँ, सिर्फ वही काम चुनो जो सच में सबसे ज्यादा असरदार हैं, और बाकी सब के लिए बेझिझक मना कर दो। और सैम ने इसे लागू किया। तो उसने सब कुछ करना बंद कर दिया? हाँ, वो हर काम के लिए कड़ा पैमाना इस्तेमाल करने लगा। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसके काम का स्तर इतना सुधर गया कि कंपनी के लोगों ने उसका पहले से कहीं ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दिया। वाओ! और मजे की बात देखिए, उसे अपने करियर का सबसे बड़ा बोनस मिला। क्या बात है! मतलब यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि सैम इलियट ने अचानक से कोई नई स्किल नहीं सीख ली थी। बिल्कुल नहीं। उसने बस अपनी चुनाव करने की ताकत को वापस हासिल किया था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी जिंदगी एक ऐसी अलमारी की तरह हो गई है जो बिना पहने जाने वाले कपड़ों से ठसाठस भरी है। बहुत सही उदाहरण है ना? अगर हम खुद ये तय नहीं करेंगे कि कौन से कपड़े रखने हैं और कौन से निकालने हैं, तो कोई और आकर उसमें अपना कचरा भर देगा। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में ना इस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है जिसे मार्टिन सेलिगमैन ने कुत्तों पर किया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुत्तों के एक समूह को हल्के बिजली के झटके दिए, जहां एक लीवर दबाकर झटके को रोका जा सकता था। दूसरे समूह को भी झटके दिए गए, लेकिन उनका लीवर काम नहीं करता था। वे पूरी तरह बेबस थे। समझ रही हूँ। और फिर जब उन कुत्तों को एक ऐसे बक्से में रखा गया जहां वे सिर्फ एक छोटी सी दीवार कूदकर झटके से बच सकते थे, तो पहले समूह के कुत्ते तुरंत कूद गए। और दूसरे समूह वाले? दूसरे समूह के कुत्तों ने बचने की कोई कोशिश ही नहीं की। उन्होंने मान लिया था कि वे कुछ नहीं कर सकते। इसे ना सीखी हुई बेबसी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। और कॉर्पोरेट दुनिया में या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इंसानों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एकदम सही। हम मान लेते हैं कि बॉस ने जो मीटिंग रख दी या समाज ने जो उम्मीदें लाद दी, वे हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास चुनाव करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। मतलब सैम की कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन क्या हर चीज को हाँ कहना ही वो कारण नहीं है जिससे लोगों को शुरुआत में सफलता मिलती है? ये तो है। अगर हम हर चीज को शुरुआत से ही ना कहने लगेंगे तो क्या हम बड़े और बेहतरीन अवसर नहीं खो देंगे? मुझे तो यही डर लगेगा। ये एक बहुत ही जायज डर है और इसीलिए एसेंशियलिज्म का मतलब आंख बंद करके हर चीज को ना कहना नहीं है। ये असल में विकल्पों को गहराई से खोजना है। मतलब पहले एक्सप्लोर करना। हाँ, एक आम धारणा ये है कि जो भी अवसर सामने आए उसे तुरंत पकड़ लो। हाँ। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाला व्यक्ति शुरुआत में बाकी लोगों से ज्यादा विकल्पों की खोज करता है। अच्छा, वो ज्यादा ऑप्शंस देखता है। बिल्कुल, वो हर चीज पर विचार करता है, उसे परखता है, ताकि बाद में वो सिर्फ उन एक या दो चीजों पर अपनी पूरी ताकत लगा सके जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब सही चीजों को पहचानने के लिए हमें पहले रुककर सोचना होगा। लेकिन आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां हर मिनट ईमेल और नोटिफिकेशंस आते हैं, सोचने का समय किसके पास है? समय होता नहीं है, वो बनाना पड़ता है। स्रोतों में ना फ्रैंक ओब्रायन नाम के एक व्यक्ति की कंपनी का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था। उन्होंने अपनी कंपनी में महीने के पहले सोमवार को एक कड़ा नियम बनाया है। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं। सारे कर्मचारी बस एक कमरे में बैठकर बिना किसी गैजेट के सिर्फ सोचते हैं और गहराई से बात करते हैं। ये तो बहुत ही अलग अप्रोच है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल गेट्स जैसे लोग भी साल में 2 बार अपना थिंक वीक मनाते हैं। हाँ, थिंक वीक, जहां वे दुनिया से पूरी तरह कटकर अकेले सिर्फ पढ़ते हैं और सोचते हैं। सोचने के लिए जगह और समय बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अक्सर इस शोर को ही जिंदगी मान लेते हैं ना, लेकिन अगर हम सोचने का समय निकाल भी लें तो हम ये कैसे तय करें कि क्या सच में जरूरी है? इसके लिए एक बहुत ही कारगर और सीधा नियम है जिसे टेड स्पीकर डेरिक सिवर्स ने हेल या और नो का नाम दिया है। अच्छा, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी अवसर या किसी प्रोजेक्ट को देखकर हमारे अंदर से तुरंत ही आवाज ना आए कि बिल्कुल हाँ, मुझे ये करना ही है, तो क्या करें? तो उसका जवाब सीधा ना होना चाहिए। इसमें शायद, देखते हैं या कर लेंगे के लिए कोई जगह नहीं है। वाह, इसे समझने के लिए ना हम एक इंटरनेट सर्च इंजन की एनालॉजी ले सकते हैं। मतलब अगर हम सर्च बार में सिर्फ अच्छा अवसर टाइप करेंगे तो हमें लाखों नतीजे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। हम पूरी तरह से उलझ जाएंगे क्योंकि दुनिया में अच्छे अवसरों की कोई कमी तो है नहीं। लेकिन अगर हम मेरी काबिलियत और दुनिया की जरूरत के हिसाब से सबसे बेहतरीन अवसर सर्च करेंगे तो शायद कुछ ही नतीजे मिले। हाँ, लेकिन वे बिल्कुल सटीक होंगे। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। हमें गुड और ग्रेट के बीच का फर्क समझना होगा। और इस बेहतरीन अवसर को पहचानने के लिए एक और चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसे हम अक्सर अपनी सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मान लेते हैं। वो क्या? हमारी नींद। नींद? अरे आज के कॉर्पोरेट कल्चर में तो स्लीप इज फॉर लूजर्स या मैं मरने के बाद ही सोऊंगा जैसी बातें बहुत शान से कही जाती हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। क्या सच में सोने के लिए समय निकालना एक प्रोडक्टिव कदम है? ये शायद सबसे प्रोडक्टिव कदम है, क्योंकि अगर हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं, हमारा दिमाग है। सही बात है। स्रोतों में जिफ नाम के एक 36 वर्षीय सीईओ की कहानी दी गई है। वो दुनिया भर में घूमता था, दिन में 14-14 घंटे काम करता था और सिर्फ 4-6 घंटे सोता था। बाप रे, इतना कम? शरीर को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन शरीर आखिरकार अपना बिल भेज ही देता है। बिल्कुल। इसके ठीक विपरीत के एंडर्स एरिक्सन ने दुनिया के सबसे बेहतरीन वायोलिन वादकों पर एक बहुत ही मशहूर स्टडी की थी। हाँ। जब उन्होंने टॉप परफॉर्मर्स और औसत परफॉर्मर्स की आदतों की तुलना की तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? सबसे अच्छे वायोलिन वादक सिर्फ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, बल्कि वे औसत लोगों से कहीं ज्यादा सोते भी थे। हर रात औसतन 8.6 घंटे, और वे दिन में झपकी भी लेते थे। अच्छा, मतलब नींद उन्हें बेहतर बना रही थी? हाँ, नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है, ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन है। सोते समय हमारा दिमाग दिन भर की सूचनाओं को प्रोसेस करता है, गैर जरूरी शोर को मिटाता है और नए कलेक्शन बनाता है। एक थका हुआ दिमाग कभी भी हेल या और नो के बीच सही फर्क नहीं कर सकता। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने सोच विचार के लिए समय निकाल लिया, अच्छी नींद ले ली और अपनी प्राथमिकताओं को पहचान भी लिया। अब आती है इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी चुनौती। जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालना। ये हिस्सा सबसे ज्यादा भावनात्मक होता है। हाँ, क्योंकि इसमें लोगों को ना कहना शामिल है ना। बिल्कुल।
क्योंकि जब हम कुछ चुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। हर चुनाव की एक कीमत होती है जिसे हम ट्रेड ऑफ्स कहते हैं। व्यापार की दुनिया में साउथवेस्ट एयरलाइंस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उड़ाने देंगे, फ्लाइट में कोई खाना नहीं परोसेंगे और कोई फर्स्ट क्लास सीट नहीं होगी। मतलब सब कुछ हटा दिया। हाँ, उन्होंने जानबूझकर उन ग्राहकों को नाराज करने का जोखिम उठाया जो लग्जरी चाहते थे, लेकिन वे अपने इस कम लेकिन बेहतर के लक्ष्य पर टिके रहे और एविएशन इतिहास की सबसे सफल कंपनियों में से एक बने। और इसके ठीक विपरीत कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का हश्र हुआ। मैंने पढ़ा था उन्होंने साउथवेस्ट की सफलता देखकर कॉन्टिनेंटल लाइट नाम से एक नया मॉडल शुरू किया था। हाँ। वे साउथवेस्ट की तरह सस्ते टिकट भी देना चाहते थे, लेकिन साथ ही अपनी पुरानी एयरलाइन की तरह सब कुछ सर्व भी करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों नावों में पैर रखने के चक्कर में बुरी तरह फेल हो गए। यही होता है जब हम ट्रेड ऑफ की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है जो हमें चीजों को छोड़ने से रोकती है। इसे संक कॉस्ट बायस कहा जाता है। ये बायस तो हम इंसान के तौर पर लगभग हर रोज अनुभव करते हैं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण कॉनकॉर्ड जेट का है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों ने इस सुपरसोनिक जेट को बनाने में भारी भरकम पैसा लगाया। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ ही समय बाद ये साफ हो गया था कि ये विमान कभी मुनाफे में नहीं जाएगा। इसे चलाना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं था। तो उन्होंने इसे बंद क्यों नहीं किया? वही तो, दोनों सरकारें दशकों तक इसमें अंधाधुंध पैसा बहाती रहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पहले ही इसमें बहुत सारा पैसा और समय लगा चुके थे। वे अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के उन फैसलों जैसा है ना, जहां हम सिनेमा हॉल में कोई बेहद बोरिंग फिल्म देखने जाते हैं। हाँ। और आधे घंटे में ही पता चल जाता है कि फिल्म एकदम बकवास है, फिर भी हम सिर्फ इसलिए पूरी फिल्म झेलते हैं क्योंकि हमने टिकट के पैसे दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। या फिर स्रोतों में दिए गए उस स्की ट्रिप के उदाहरण की तरह। मान लीजिए हमने मिशिगन के लिए $100 का नॉन रिफंडेबल टिकट खरीदा है और विस्कॉन्सिन के लिए $50 का। और बाद में हमें पता चले कि दोनों ट्रिप एक ही वीकेंड पर हैं। भले ही हमें पता हो कि विस्कॉन्सिन जाने में ज्यादा मजा आने वाला है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग मिशिगन ही जाएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे लगे हैं। इंसान के लिए अपना नुकसान मानना और आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम भविष्य की संभावनाओं से ज्यादा अतीत के निवेश से बंधे होते हैं। हम उस पैसे या समय को वापस पाने की झूठी उम्मीद में अपना वर्तमान भी खराब कर देते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इस मानसिकता को तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत सबसे ज्यादा तब चाहिए होती है जब बात रिश्तों की हो। स्टीफन आर कोवे की कहानी इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हाँ, वो डिनर वाली कहानी ना। हाँ, वे अपने एक पुराने और करीबी दोस्त के साथ वीआईपी डिनर का एक बहुत ही लुभावना ऑफर ठुकरा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस शाम अपनी छोटी बेटी के साथ समय बिताने का वादा किया था। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर हम अपने बॉस या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ऐसे ही मुंह पर मना कर दें तो रिश्ते खराब होने का डर रहता है। बिल्कुल रहता है। क्या हम सिर्फ ना कहकर लोगों को खुद से दूर नहीं कर रहे हैं? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि रिश्ते और फैसले को अलग अलग रखना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपनी वेस्ट पेपर बास्केट का उपयोग करके ऐसे हर निमंत्रण को विनम्रता से ना कहना सीख लिया था जो उनके मुख्य काम में रुकावट बनता था। जब हम किसी को ना कहते हैं तो कुछ समय के लिए हम थोड़े अलोकप्रिय जरूर हो सकते हैं, सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में जब लोग देखते हैं कि हम अपने समय और अपने उसूलों को लेकर कितने स्पष्ट हैं तो वे हमारा सम्मान करने लगते हैं। लोकप्रियता पल भर की होती है, लेकिन सम्मान टिकता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। लोकप्रियता की कीमत पर सम्मान हासिल करना। तो अब तक के सफर में हमने बहुत सारे विकल्पों को खोजा, ये तय किया कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और ना कहने की कला सीखकर गैर जरूरी चीजों को हटा भी दिया। हाँ। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, अमल करना। मतलब हमने जो रास्ता चुना है उस पर बिना थके और बिना बर्नआउट के कैसे चलें। यही तो असली टेस्ट है। हमारी पहली प्रतिक्रिया तो हमेशा यही होती है ना कि मैं बस थोड़ी और मेहनत कर लूंगी, मैं रात भर जागकर इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दूंगी या चीजों को जबरदस्ती धकेल कर पूरा कर दूंगी। हम रुकावटों को हटाने के बजाय दीवार को धक्का क्यों मारते रहते हैं?
क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि सफलता सिर्फ पसीना बहाने और संघर्ष करने से ही मिलती है। लेकिन जो लोग सच में असरदार होते हैं वे काम को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाते हैं। वो कैसे? वे सिस्टम में मौजूद बाधाओं को हटाते हैं। इसे धीमे चलने वाले हाइकर को पहचानने का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि एक टीम पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए जा रही है। पूरी टीम की गति उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो सबसे धीमा चल रहा है। बिल्कुल। अगर हम आगे वाले लोगों को और तेज दौड़ाने लगें तो टीम बिखर जाएगी, मंजिल जल्दी नहीं मिलेगी। हमें उस धीमे इंसान के पास जाना होगा, उसकी रुकावट को दूर करना होगा। शायद उसके जूतों में कोई दिक्कत है या उसका बैग बहुत भारी है जिसे कोई और उठा सकता है। मतलब हमें उस एक खास रुकावट को खोजना है जो असल में पूरी प्रक्रिया को धीमा कर रही है। उसे हटाते ही काम अपने आप तेज हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके लिए हमें हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। स्रोतों में बाइबल से यूसुफ की एक बहुत ही रोचक कहानी का जिक्र है। हाँ, यूसुफ ने मिस्र के राजा के एक सपने की व्याख्या की थी। उसने बताया कि मिस्र में 7 साल तक खूब अच्छी फसल होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद 7 साल का भयानक अकाल पड़ेगा। तो उसने क्या किया? बजाय इसके कि वो उन 7 अच्छे सालों में सब कुछ खर्च कर दें, यूसुफ ने एक बहुत बड़ा बफर तैयार किया। उसने बहुत सारा अनाज जमा कर लिया ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। हाँ, और जब अकाल पड़ा तो मिस्र न सिर्फ भुखमरी से बच गया बल्कि वो आसपास के देशों को अनाज बेचकर और भी ज्यादा अमीर और ताकतवर हो गया। क्या बात है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही होगा। ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कंप्यूटर क्रैश नहीं होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, जबकि असलियत में अप्रत्याशित चीजें तो होंगी। हाँ, वो तो है। एक एसेंशियलिस्ट हमेशा अपने समय और संसाधनों में के साथ साथ ना छोटी जीत या स्मॉल विन्स और एक सही रूटीन का भी बड़ा महत्व है। हम अक्सर कोई बहुत बड़ा और दिखावटी लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उसे देखकर इतने घबरा जाते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। बहुत सही कहा आपने। इसके बजाय अगर हम छोटी छोटी प्रगति पर ध्यान दें और एक ऐसा रूटीन बना लें जहां वो जरूरी काम करना हमारी डिफॉल्ट आदत बन जाए, तो हमें बार बार इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि हम काम और जीवन को देखते कैसे हैं। महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने पोइसिस के सिद्धांत का जिक्र किया था। पोइसिस, ये क्या है? इसका अर्थ है कुछ हटाकर किसी नई चीज का निर्माण करना। इसे एक मूर्तिकार के नजरिए से सोचिए। जब एक मूर्तिकार एक खूबसूरत मूर्ति बनाता है तो वह पत्थर के टुकड़े में कुछ नया जोड़ता नहीं है। वह बस छेनी और हथौड़े से उन गैर जरूरी हिस्सों को हटाता जाता है जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है, और अंत में पत्थर के अंदर छुपी हुई वो असली मूर्ति बाहर आ जाती है। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। हमें भी अपनी जिंदगी में लगातार कुछ नया जोड़ने, नई जिम्मेदारियां लेने के बजाय गैर जरूरी चीजों को हटाकर अपनी असली क्षमता को बाहर लाना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये स्पष्ट है कि एसेंशियलिज्म सिर्फ अपने कैलेंडर को खाली करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये गहराई से एक नई पहचान अपनाने के बारे में है। बिल्कुल। ये उस भ्रम से बाहर निकलने का सफर है जो कहता है मुझे सब कुछ करना है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसके बजाय ये इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना है कि मैं कम चुनती हूँ, लेकिन मैं उसे चुनती हूँ जो सच में मायने रखता है। एकदम सही। और जब हम ये चुनाव नहीं करते ना, तो जिंदगी कैसे चुपचाप हमारे हाथों से फिसल जाती है। इसके लिए स्रोतों में अंत में एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी दी गई है। अच्छा। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी 3 साल की छोटी सी बेटी का एक बीमारी से निधन हो गया था। दुख की उस अथाह घड़ी में वो पिता अपनी बेटी की यादों को संजोने के लिए उसके सारे वीडियो इकट्ठा कर रहा था ताकि उसकी एक छोटी सी फिल्म बना सके। उसने अपने सारे होम वीडियोस खंगाले, लेकिन वीडियो देखते उसे एक बहुत ही भयानक बात का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? जब भी वे परिवार के साथ कहीं घूमने गए थे, उसने हर जगह का, हर बड़ी इमारत का, हर खूबसूरत नजारे का वीडियो बनाया था, लेकिन क्या? उन सभी वीडियो में उसकी बेटी का चेहरा करीब से कहीं नहीं था। वो आसपास के माहौल को रिकॉर्ड करने में, उस क्षण को कैप्चर करने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि वो उस चीज को करीब से देखना ही भूल गया जो उस पूरी ट्रिप में, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसकी अपनी बेटी की मुस्कान। ओहो, ये सच में दिल झकझोर देने वाला है। ये कहानी हमें एक झटके में नींद से जगा देती है। हाँ, जो सच में मायने रखती हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास समय बहुत सीमित है, और अगर हम जानबूझकर पूरी चेतना के साथ यह तय नहीं करेंगे कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है,
तो दुनिया का शोर और दूसरों की प्राथमिकताएं हमें उन चीजों में उलझा देंगी जिनका अंत में कोई मोल नहीं होगा। सच में आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हम अक्सर यह देखकर तय करते हैं कि कोई इंसान कितना महत्वपूर्ण है कि वो कितना व्यस्त है। अगर कोई कह दे कि उसके पास खाली समय है तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, मानो वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर हम सफलता को इस बात से नापने लगें कि किसी इंसान के कैलेंडर में सोचने, आराम करने और अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने के लिए कितनी खाली जगह बची है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या लगातार हाफते हुए भागते रहना ही सफलता है, या क्या एक खाली कैलेंडर जिसमें सिर्फ वही हो जो सच में हमारे दिल के करीब हो, क्या वही आज के दौर की असल लग्जरी है? इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचिए कि आज आपकी जिंदगी की अलमारी में ऐसा क्या है जिसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले भाग को सुन सकें और हमारे चैनल पर और भी कई जीवन बदलने वाली किताबों के बारे में जान सकें।